हाय एवरीवन। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है B54। उस रोज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं बम्बई छोड़कर वापस जा रहा था। बस अगले ही रोज़ मेरा लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट से रवाना होना लगभग तय था, क्योंकि यहाँ भी दाल नहीं गल रही थी। इससे पहले जब मैं बैंगलोर में था तो वहाँ भी कन्नड़ फिल्मी जगत में जूनियर आर्टिस्ट का काम करता था। तो किसी ने सलाह दी कि बम्बई आ जाऊं, मगर यहाँ आने के 6 साल बाद मुझे एक काम मिला, और वो भी जूनियर आर्टिस्ट का। बस फ़र्क इतना था कि पहले साउथ स्टार सुदीप या गिरीश कर्नाड के बगल में खड़ा रहता था और अब आमिर खान साहब के बगल में आ पहुंचा। हतोत्साहित होकर मैंने वापस जाने का मन बना लिया था। अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसका प्रत्यक्ष में मुझसे कोई नाता नहीं है, पर एक अनसुलझे हुए गुत्थी की तरह मैं उस मामले में अंदर घुसता चला गया। इतने साल रहने के दौरान मैंने कुछ असबाब खरीदे हुए थे, तो उनका ठिकाना लगा के जब वापस मैं फ्लैट पर पहुंचा तो देखा मेरा वॉलेट गायब है। बहुत देर तक इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद भी जब कोई सुराग न मिला तो मैं वर्सोवा थाना निकला रिपोर्ट करवाने। बस वहाँ पर एक ऐसे शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई कि मैं गुत्थियों के भंवर में फंसता चला गया। हर्षल अखरे उसका नाम था। मध्यम कद और सांवला वर्ण, आंखें इतनी बड़ी कि लगता था अब बस बाहर ही निकल आएंगी। नायक साहब जो कि इंचार्ज थे वहाँ के, अपने सहकर्मियों से हर्षल को इंगित कर कुछ बातें कर रहे थे। चूंकि वो लोग मराठी में बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे थे तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। बस बार बार एक शब्द का जिक्र कर रहे थे, नारियल वाला। मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर मेरी दिलचस्पी मेरी खोई हुई लक्ष्मी से ज़्यादा मेरे सामने कोने में शांत खड़े ताड़का सुर में बढ़ने लगा। कुछ देर बाद जब हर्षल को छोड़ दिया गया तब मैंने कोने में जाकर हवलदार जी को पूछा, तो उन्होंने बताया, अरे अपना मराठी मानुष है वो, लड़की लोग इसको फंसा दी है, बेचारा शरीफ आदमी है। मैंने कहा, कलयुग है सर, लड़कियों से डर के रहना ही समझदारी का काम है, मॉलेस्टेशन का मामला होगा नहीं? तो उन्होंने कहा, नहीं बाबा, मर्डर, वो भी उनके किसी पड़ोसी का। मैं ताज्जुब में था और फिर चुपचाप घर वापस आ गया। मैं पहले हर्षल से कई बार टकराया होगा क्योंकि वो भी वर्सोवा में ही रहता है, मगर अब क्योंकि उसके बारे में जानने की मुझे दिलचस्पी आने लगी थी तो फिर वो मुझे अचानक से मछली मार्केट में सिगरेट पीते हुए उसी रात वापस दिख गया। अजीब आदमी था, छाता पकड़े हुए सिगरेट पी रहा था। मैं ऑटो में था और गुजर गया, मगर रात भर मुझे नींद नहीं आई। बस यही सोचता रहा कि नारियल वाला कहकर क्यों पुकार रहे थे उसे। अगली रोज़ जब 24 घंटे हो गए तो उसी बहाने में फिर से वर्सोवा थाना निकला अपने खोए हुए वॉलेट का हालचाल पूछने, मगर मेरा असली मकसद था ये नारियल वाली गुत्थी सुलझाना। मैं फिर से वही हवलदार जी से टकरा गया। एक मुलाकात में इतना तो समझ गया था कि वो बहुत बातूनी है। बस थोड़ी देर उन्हें कोई तमीज से झाड़ पर चढ़ा कर रखे तो वो उससे सारी बात साफ साफ बता देंगे। मैंने मौका देखते ही हवलदार जी को लपेट लिया। फिर जो उन्होंने बात बताई, कसम खाकर कहता हूँ, मेरी ट्रेन जो कि रात को 12:05 की थी, छूट गई। वहीं थाने के बाहर एक कुर्सी पर बैठे बैठे कब रात के 1:30 बज गए पता ही नहीं चला। अब उनकी मुंह जवानी मैं बयां करने जा रहा हूँ, बारीकी से सुनिएगा। हर्षल सतारा का रहने वाला था। बैंगलोर के प्रेसिडेंसी कॉलेज में मास मीडिया की पढ़ाई की हुई थी और उसी कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई अंजलि झा से, जो कि डीडीबी मुद्रा ग्रुप के लिए मुंबई में अब काम करती थी। और उनकी सिफारिश के बदौलत हर्षल अब उसी जगह असिस्टेंट एडिटर था। क्योंकि वो अंजलि जी के कॉलेज के दिनों का दोस्त था तो वो अंजलि जी की छोटी मोटी मदद भी कर दिया करता था। अंजलि जी ग्रास रूट पार्क के B54 में रहती थी, जो कि अपने यज्ञ नगर में ही स्थित है। एक बार अंजलि जी को नारियल वाले का नंबर चाहिए था तो उन्होंने हर्षल से संपर्क किया और हर्षल ने वर्सोवा गांव से एक नारियल वाले का नंबर निकाल के दे दिया। मगर वो नारियल वाला, जिससे कि मासिक 1200 रुपये में हर रोज़ नारियल पहुंचाने की बात तय हुई थी, 2-3 रोज़ के बाद उसने हाथ खड़े कर दिए। और हर्षल को जब ये बात पता चली तो उसने कहा कि हर रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक में मैं जाता ही हूँ, तो जाते वक्त वहीं से गुजरते हुए नारियल पानी देता चला जाऊँगा। पहले पहले तो अंजलि जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उनके चलते परेशान हो।
मगर क्योंकि हर्षल उनके कॉलेज के दिनों का दोस्त था तो वो भी मजबूरी में नकार नहीं पाई। हर्षल कभी कभी काम के सिलसिले में रात को भी घर आया करता था, तो उसका बिल्डिंग के वॉचमैन भैया मोहन जी से भी अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। हर्षल दिन में जब नारियल देने आता था तो अंजलि जी की रूममेट स्मृति अक्सर दरवाज़ा खोलकर नारियल रिसीव किया करती थी। अमूमन हर रोज़ अंजलि जी को देर रात तक आर्टिकल पर काम करना होता था, तो वो आम तौर पर देर ही से उठा करती थी। एक रोज़ जब हर्षल नारियल लेकर पहुंचा तो देखा लिफ्ट खराब है, तो वो सीढ़ियों से ही चढ़कर ऊपर जाने लगा। तभी उसकी नज़र पड़ी एक आदमी पर, जो कि चौथी मंजिल पर जोर जोर से हाँफ कर चढ़ रहा था। हर्षल को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए था, मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया। उस आदमी के बारे में अंजलि जी ने एक आध बार जिक्र किया था। उनका ही पड़ोसी जो कि B56 में रहता था और लगभग हर रोज़ अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, गंदी गंदी गालियाँ देकर घर से बाहर निकल जाने को कहता था। हर्षल ने खुद एक बार उनकी लड़ाई सुनी हुई थी। हुआ यूं कि 31 रोज़ बाद जब अंजलि जी को कुछ काम के सिलसिले में पूना जाना पड़ा, तभी उन्होंने हर्षल से नारियल पानी का सिलसिला बंद करने के लिए कहा। अंजलि जी जब पूना थी तो उन्हें स्मृति के कॉल्स आए। स्मृति को जब कॉल बैक किया तो वो काफ़ी घबराई हुई आवाज़ में बोली कि हमारे पड़ोसी ने किसी का मर्डर कर दिया है। आई मीन वर्सोवा स्टेशन, प्लीज़ कम बैक, आई नीड यू। बस इतना सुनते ही अंजलि की सिट्टी गुम। झट से सारा काम छोड़कर वो वापस पहुंची तो देखा संदिग्ध अपराधी उनका मित्र हर्षल ही है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हर्षल को कॉलेज के दिनों से जानती थी और फिर उसका कोई मोटिव भी नहीं था। अंजलि जी ने सफाई दी कि वो सिर्फ उन्हें नारियल पहुंचाने आया करता था, मगर सीसीटीवी के आधार पर हर्षल को गिरफ्तार कर लिया गया था। हर्षल ने अंजलि जी को यकीन दिलाया ताकि वो उनकी मदद करे। स्मृति ने ही उसका नाम लिया है ये भी बताया, मगर अंजलि जी सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। उनके घर वालों तक जब खबर पहुंची तो उनके पिताजी खुद बम्बई आ गए। इसी बीच जब हर्षल की जांच पड़ताल हुई तो मालूम चला हर्षल का असली नाम राजेश पवार है। अंजलि जी को धक्का सा लगा। वो कुछ नहीं बोली और अपना नाम इस मामले से हटाकर अपने घर चली गई। मगर 4 रोज़ बाद भी जब हर्षल के खिलाफ कोई सबूत न मिला तो उसे छोड़ दिया गया। बस इतना मुझे हवलदार जी ने बताया। ये बात बिल्कुल गले में लटकी हड्डी की तरह बन गई। ना निगल पाया और न ही उगल पाया। मैंने तय किया कि मैं अब हर्षल का पीछा करूंगा। मेरे लिए वो एक किरदार था और एक एक्टर होने के नाते मुझे इस किरदार के अंदर तक पहुंचने की लत पड़ गई। मेरा पहला लक्ष्य रहे ग्रास रूट पार्क के वॉचमैन मोहन भैया। मोहन भैया वहाँ रात की ड्यूटी करते थे और दिन में उनका भाई मदन आया करता था। ये दोनों भाई गुटखा के बड़े दीवाने थे। जब जब मौका मिले सामने वाले पनवाड़ी के पास पहुंच जाते थे। पनवाड़ी के पास कुछ वक्त बिताने के बाद एक रोज़ मेरी मदन से मुलाकात हो गई। मदन इलाहाबाद का रहने वाला था। दोनों भाई बम्बई आए थे पहले ऑटो चलाने, मगर ऑटो का धंधा चौपट हुआ तो किसी ने दोनों को यहाँ वॉचमैन की नौकरी पर लगा दिया। अब किसी ने लगाई वो मुद्दा नहीं है, इसलिए जाने दे रहा हूँ। मदन से दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं एक रोज़ दोनों भाइयों को अपने वर्सोवा स्थित फ्लैट में चिकन की दावत देकर आ गया। इलाहाबाद वाले मुझे पता है मुफ्त में कुछ भी नहीं देते थे, और अगर उनके लिए कोई कुछ करता है तो फिर भाईचारा भाइयों से बढ़कर निभाते हैं। भोलेनाथ की तरह भोले थे दोनों भाई। मेरे फ्लैट में उनका आना जाना लगा रहा। दावत एक ओर से दूसरी ओर तक पहुंचने लगी। इस बीच 1 महीने गुजर गए और मैं गुटखे का आदी हो गया। एक बार मोहन और मदन के घर दारू पीने का तय हुआ। मैं वो सब सेवन नहीं करता था, मगर बात जो उगलवानी थी, अपने पैसे खर्च कर मैं वहाँ गया और उस रोज़ मौका देखकर मैंने बात छेड़ दी। तो पता चला कि वो दोनों अलग आदमी थे, जो नारियल देने आता था और जो कभी कभी काम के सिलसिले में आता था। मदन के सुबह वाले रजिस्टर में B54 में कोई राज शांडिल्य आते थे नारियल देने, और वहीं मोहन भैया के रात वाले रजिस्टर में हर्षल आता था। जब मोहन और मदन दोनों को एक साथ हर्षल के सामने पुलिस ने खड़ा किया शिनाख्त करने के लिए, तब मदन ने हर्षल को पहचानने से इनकार किया। बड़ी अजीब बात थी। मामला और भी अंदर घुसता जा रहा था। उस रात ऐसा लगा जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गया हूँ। मुझे भी एक बार मजबूर होकर इसी बात को सच मानने का मन किया।
फिर अगली सुबह पता नहीं क्या हुआ, मैं दोनों भाई मदन और मोहन के पास पहुंच गया। उन्हें विलायती दारू की बदौलत मेरे लिए एक काम करने के लिए कहा, और वो काम था कि मैं बिल्डिंग के सीसीटीवी का फुटेज देखना चाहता था। बहुत मुश्किल से दोनों राजी हुए और मेरे दिए हुए हार्ड ड्राइव को वहां लगाकर बिल्डिंग की हार्ड ड्राइव लेकर मोहन भैया आ पहुंचे। मैंने देखा राज और हर्षल दोनों में काफी सामंजस्य नहीं था। हो सकता है कि दोनों अलग अलग हों। शक्ल थोड़ी बहुत मिलती थी, मगर हरकतें एक दूसरे से जुदा। राज यानी नारियल वाला बड़ा चंचल था। हर वक्त कुछ न कुछ करता रहता था, या तो कोई चीज हाथ में पकड़े घूमता रहता था। सहूर नहीं था उसे, सलीका नहीं था कपड़े पहनने का। पसीने से लथपथ रहता था हर वक्त, और आधी टेढ़ी शक्ल बनाया करता था बंदरों की तरह। वहीं हर्षल के चेहरे और पूरे शरीर पर कोई भाव नहीं था, एकदम शांत। अब सवाल ये था कि राज ने अगर कत्ल किया तो वो गया कहाँ, और किया तो क्यों किया? क्या उनके घर भी नारियल लेकर जाया करता था? क्या कुछ पैसों के मामले में बहस हुई थी? कुछ दिन गुजरे तो मदन का सुबह सुबह कॉल आया और बोला कि अंजलि मैडम को कल रात पुलिस उठाकर ले गई है। वो कल शाम को ही वापस आई थी। मेरे दिमाग के तार फिर भागने लगे। मुझे मोटिव जानना था, और मेरा वॉलेट अब तक नहीं मिला था। मैं फिर दौड़ा वर्सोवा थाना, और वहां देखा कि उल्टा हर्षल आया है अंजलि जी की सफाई देने। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वो हर्षल ही है, और वो उनके फ्लैट में बस एक रोज नारियल लेकर आया है। हर्षल ने उस नारियल वाले का नंबर भी दिया जिससे पहली बार बात हुई थी। पुलिस ने डीडीबी मुद्रा ग्रुप में तहकीकात की तो हर्षल और अंजलि दोनों का रिकॉर्ड साफ मिला। नारियल वाले की तलाश जारी थी। मैंने घर आकर फिर से सीसीटीवी का फुटेज देखा तो एक और अचंभित करने वाली बात गौर की। राज अलग अलग वक्त पर नारियल देने आया करता था। कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, और धीरे धीरे 11 तक आने लगा था। इतना लंबा फुटेज देखने की मेरे अंदर पेशेंस नहीं थी, तो मैंने कुछ मिस कर दिया था। जब जब 8:08 या 9:09 या 10:10 या 11:11 होता था, तब राज के शरीर की हरकतें एकदम शांत हो जाती थी। इससे पहले कि मैं कोई नतीजे पर पहुंच पाऊं, ये लेकर मैं हवलदार जी के पास पहुंच गया। मैंने उनको बहलाने की कोशिश की कि अगर नायक सर के पास वो ये फुटेज पहुंचा दें तो क्या पता उनकी तरक्की हो जाए। बस शर्त यही थी कि ये फुटेज कहाँ मिला, अगर पूछा जाए तो ये बता दे कि कोई आकर सामने पड़ी कुर्सी पर छोड़ गया था। अगली रोज हर्षल की गिरफ्तारी की खबर आई, और अखबार पढ़ते हुए मुझे और भी बहुत सारी बातों का पता चला। हर्षल की बहन ने दरअसल भागकर शादी की थी, और इस बात से नाराज होकर उनके पिताजी ने हमेशा के लिए उसकी बहन और जीजा से नाता तोड़ लिया था। हर्षल ने उसके बाद कई बार अपनी बहन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा दिन तक उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। उसे B56 की उस औरत में अपनी बहन दिखाई देती थी, और क्योंकि वो हर रोज वहां जाने लगा था तो उसकी भावनाएं अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। B56 की वो औरत अपने पति से भी चिल्लाकर बात करती थी, मगर उसका चिल्लाना हर्षल के लिए चीख और पुकार बन चुका था। वो ये महसूस कर रहा था कि हमारे देश के हर कोने में किसी औरत के चिल्लाने के पीछे एक चीख और पुकार छुपी है। खैर, देश तो अखबारों का शब्द है, मगर मुझे पता है कि उसे उसकी बहन ही दिखाई देती थी। और रही बात ये 11:11, 10:10, 9:09 वाला किस्सा, यानी कि जिससे ये बात सामने आई, हर्षल न्यूमरोलॉजी में बहुत यकीन रखता था। उसे लगता था कि ऐसे नंबर जरिए होते हैं हमारे ऊपर स्थित किसी शक्ति से बात करने के लिए। तो इस वक्त वो बिल्कुल सच बन जाता था, और बाकी वक्त जब वो ग्रास रूट पार्क में होता था तो अपना झूठ यानी राज शांडिल्य बनकर जाता था। इस बात की भनक मुझे तब लगी जब पहली बार मैंने हर्षल को वर्सोवा थाने में देखा। तो उसके हाथ में एक किताब थी, और इस किताब का शीर्षक था अ कॉल विथ यूनिवर्स बाय कपिल राज शर्मा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन, यू टेक केयर। थैंक यू।